नमस्कार फ्रेंड्स। ये आम बजट कितना आम है, इस विषय पे चर्चा के लिए आज हमारे बीच मनोज यादव जी, जो क्रीड़ा मोर्चा के अध्यक्ष हैं झारखंड और रणजी प्लेयर रहे हैं, भारत के बहुत अच्छे नामी क्रिकेटर रहे हैं और एक अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। तो एक इनके दृष्टिकोण से जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये बजट है, आम बजट है भारत सरकार की 2023, जो निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, उसमें बहुत सारी चर्चाएं हुई। लेकिन मनोज जी ये बताएं कि ये जो बजट है, ये आम बजट कितने आम लोगों के लिए है, एक स्पोर्ट्समैन के दृष्टिकोण से, और एक क्योंकि आप एक राजनेता भी हैं, और दूसरी चीज़ एक आप युवा भी हैं, तो आप तीनों एस्पेक्ट से देखते हैं और एक नॉलेजेबल पर्सन है, एक बुद्धिजीवी वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो क्या कहेंगे आप इसके लिए? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि ये जो बजट पेश हुआ है आज, इसको मोटे तौर पर मैं जितना समझ पाया हूँ, क्योंकि पूरे बजट को समझना, उसके एकदम डिटेल्स में जाना, तो उसमें पूरा अध्ययन करना पड़ेगा, इसके लिए 1-2 दिन समय लग सकता है। लेकिन मोटे तौर पर जो मैंने समझा कि ये जो बजट है, ये भारत के कॉरपोरेट का बजट है। साथ ही साथ ये जो बजट है, इस बजट में कहीं ना कहीं देश की संपत्तियों को बेचने वाला ये बजट है। उसके कारण भी मैं बताऊँगा। तीसरा, कि इस बजट से युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को और जो मध्यम वर्गीय जो परिवार और मध्यम वर्गीय जो बिजनेसमैन हैं, उनके लिए इस बजट में कुछ भी मुझे नज़र नहीं आता है। तो उनके लिए बहुत कम आशाएं हैं इस बजट से। और देश की जो 130 करोड़ जनता में 120 करोड़ जनता की बात अगर आप करें, तो ये 120 करोड़ के लिए बजट नहीं है। तो ये बजट कुल मिलाकर मेरे हिसाब से अगर आप कहें, तो इनके पिछले बजट और इस बजट, दोनों बजट की तुलना अगर आप कर लें, तो इसमें कहीं ना कहीं ये बजट मुझे लगता है कि आने वाले 9 राज्यों में जो चुनाव है, इसके बाद लोकसभा का भी आने वाले समय में चुनाव होगा, तो इन सभी चीज़ को ध्यान में रखकर कुछ बातों को इन्होंने हाईलाइट किया है। इसके अलावा इस बजट में कुछ नहीं है। मनोज जी, एक आप खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लोगों को मेंटर भी करते हैं, लोगों को बहुत सारी चीज़ें सपोर्ट भी करते हैं, खिलाड़ियों के लिए खासकर। तो ये बजट में आपको ये लगा कि खिलाड़ियों के लिए कुछ है और उन युवाओं के लिए कुछ है जिनका आगे फ्यूचर हमारे कंट्री के लिए और हमारे स्टेट के लिए बेहतर हो? देखिए, एक चीज़ क्या है कि इस बजट में उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया में 1000 करोड़ बढ़ा दिया गया। अगर पूरे ध्यान से आप खेलो इंडिया को देखेंगे, तो ये बीजेपी का प्रचार तंत्र है। इंडिया कहीं खेल नहीं रहा है। उसका एक मैं सीधा सा उदाहरण आपको बताता हूँ कि ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स। तो आज भारत में हम कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है, लेकिन युवाओं के देश होने के बावजूद भी ऑर्गेनाइज सेक्टर के स्पोर्ट्स में, जिस भी स्पोर्ट्स को आप ले लें, चाहे ओलंपिक स्पोर्ट्स को ले लें, चाहे नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स को आप ले लें, या स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आप बात करें, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 1% युवा ही सिर्फ ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स में आज भारत में है। 99% युवा ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स से बाहर हैं। आप भारत के जितने भी स्कूलों में चले जाएं, चाहे वो बड़े हो छोटे, शहरी स्कूलों की भी मैं बात कर रहा हूँ, और शहर के स्कूलों में आप बच्चों से पूछें कि आप ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स में, जिसमें कि एक स्पोर्ट्स उनकी जो यूनिट होती हैं, जैसे आप मान लीजिए स्टेट एसोसिएशन है, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है, वो प्रॉपर रजिस्टर्ड एसोसिएशन के साथ जुड़कर, रजिस्टर्ड होकर एक गाइडलाइन के तहत क्या स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, क्या एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको है उसके लिए, तो आप पाएंगे कि वो नहीं है। तो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप खर्च नहीं करेंगे, स्पोर्ट्स का फैलाव अंतिम पंक्ति तक कैसे होगा, जब तक उस पर आप ध्यान फोकस नहीं करेंगे, तब तक खेलो इंडिया में 1000 करोड़ बढ़ाने से स्पोर्ट्स को कहीं कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। खेलो इंडिया बेसिकली भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र है। ये बीजेपी खेलो है, खेलो इंडिया नहीं है। जी, मैं ये ज़रूर बात कहूँगा कि जब देश अच्छे तरीके से खेलता है तो गोल्ड मेडल ही नहीं आता, देश विकसित देश के राह पे भी चलता है, पूरी दुनिया में नाम होती है, और वहाँ पर खेल के इंडस्ट्री में बड़े सारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। लेकिन हम डिफेंस में बजट बढ़ाते हैं, स्वास्थ्य में बढ़ाते हैं, शिक्षा में बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे कम खेल में बढ़ाते हैं। ये बहुत दुख की बात है। मनोज भाई, ये जो खेल की बजट इतना कम इन लोगों ने किया है, कम बढ़ाया है, इस बात की टीस तो हम सबों को भी है, क्योंकि जब खेलेगा नहीं इंडिया तो बढ़ेगा नहीं इंडिया। क्योंकि खिलाड़ी और आर्टिस्ट एकदम नेचर से करीब होते हैं और देश के समझिए कि वो आईना होते हैं, क्योंकि आप लोग पूरे देश का रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं भी आप लोगों के नाम से और काम से जब तिरंगा ऊपर चढ़ता है, तो हम सब भारतीयों का, 1 अरब 30 करोड़ भारतीयों का सीना चौड़ा हो जाता है।
लेकिन क्योंकि आपको 1 अरब 30 करोड़ आबादी देख रही होती है, तो क्या कहेंगे कि ये क्यों ऐसा दकियानूसी है कि खेलो इंडिया का प्रचार तो हम करते हैं, लेकिन बजट में इतनी कंजूसी क्यों ये सरकार ऐसा काम कर रही है? देखिए, ये इसका कारण ये है ना कि आप जो बजट बना रहे हैं इस बजट को अगर बहुत ध्यान से देखें तो हमारे देश की आमदनी 24 लाख करोड़ के आसपास आपने बजट में बताया है, और आप 45 लाख करोड़ का खर्च बता रहे हैं जी। तो जहां 24 लाख करोड़ की आमदनी है और 45 लाख करोड़ रुपए आपका खर्च है, तो अभी तक के भारत के इतिहास में मुझे लगता है कि सबसे बड़ा डिफिसिट का ये बजट है। तो जब इतना बड़ा डिफिसिट का बजट, यानी ये 45 लाख करोड़ रुपए आएंगे कहां से? तो आप कर्जे से लेंगे। तो कर्जे का पैसा लेकर खेल को आप प्रमोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये कर्जे का पैसा दुख की बात है कि कॉरपोरेट के फायदे के लिए चले जाता है। आप किसी कॉरपोरेट को अगर आप देखें तो पिछले 2 सालों 5 सालों के अंदर में लाखों करोड़ का छूट आपने उनको दे दिया, ठीक है, और कहाँ? कर्जा लेकर। तो ये एक दुख की बात है। और इस बजट को और बहुत ध्यान से अगर आप देखें तो एक बात जो उन्होंने हाईलाइट की है इस बजट में कि हमने इनकम टैक्स स्लैब को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया, यानी 7 लाख रुपए तक की अगर आपकी आमदनी होगी तो आपको इनकम टैक्स शून्य लगेगा। अब बड़ा मजा का चीज क्या है कि 2014 के पहले इनकम टैक्स स्लैब बढ़ा था और उसके बाद पिछले 9 सालों में कभी भी इनकम टैक्स स्लैब नहीं बढ़ा। ये पहली दफे 10वें साल में 5 लाख से 7 लाख किया गया। लेकिन 2014 से आप कंपैरेटिव आइए, अगर हम इंडेक्स को पकड़ें, जो चीज़ें थी बाजार में जिससे कि हम महंगाई की बात करते हैं और बाकी चीज़ अर्थव्यवस्था पर आते हैं, तो सबसे पहला अगर आप सरसों तेल की बात कर लें तो 2014 से लेकर अभी 2023 में 350% दाम में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। पेट्रोल का दाम आप ले लें, 2014 में 70 रुपये का पेट्रोल आज 100 रुपये से ऊपर चले गया। डीजल जो आपको 55 रुपये का था वो 100 रुपये के आसपास चले गया। आप उसके बाद आइए गोल्ड में, तो 26,000 रुपये 10 ग्राम गोल्ड का दाम था, आज करीब 50-52 हज़ार 56,000 रुपये गोल्ड का दाम है। उसके बाद आप आइए एमएसएमई में जो एमएसपी हम दे रहे थे किसानों को, तो वो 2014 में आप करीब 1300-1400 रुपया दे रहे थे, आज 1800 से 2000 के बीच है, ठीक है। इसके साथ साथ में अगर और अन्य चीज़ों को भी अगर आप कंसीडर करें तो कंपैरेटिव जो है कि 2014 की महंगाई और 2023 की महंगाई में बहुत बड़ा गैप हुआ है। और आपने 10वें साल में 5 लाख से 7 लाख रुपया का ये किया। उसमें भी एक बड़ा कैच ये है कि 7 लाख 1 रुपया अगर आपकी आमदनी हो जाएगी तो 3 लाख रुपये पर से ऊपर की जो आमदनी होगी उस पर आपको 5% और 6 से 9 लाख रुपए तक में 15% टैक्स आपको लग जाएगा, ठीक है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप 10 साल में किसी की आमदनी 5 लाख अगर थी 2014 में, तो आज डेफिनेटली 7 लाख से ऊपर होगी उसकी आमदनी। लेकिन 7 लाख से ऊपर आमदनी, उसकी जो आमदनी बढ़ी उसका प्रतिशत और जो बाकी चीज का दाम बढ़ा उसका प्रतिशत आप देखिए। तो उस आधार पर अगर आप इस चीज को देखेंगे तो आपने कोई बहुत बड़ा फायदे का काम मध्यम वर्गीय परिवार के लिए नहीं किया है और इसका फायदा किसी को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि चाहे आपने इंश्योरेंस कराकर भी आप कुछ पैसे बचाना चाहेंगे तभी भी आपको उसमें स्लैब उन्होंने कर दिया। 80G का जो बेनिफिट आपको मिलना था वो उन्होंने बंद कर दिया। तो घूम फिर कर आप 7 लाख 1 रुपया पर चले जाएंगे और आपको टैक्स 3 लाख रुपया, पहले 2.5 लाख रुपया से शुरू होता था। और ये जिस तरह से डॉक्टर अपना प्रिस्क्रिप्शन रखते हैं तो दवा का नाम, केमिकल कंपोजिशन दुनिया में किसी को समझ में नहीं आता है, वो कंपाउंडर समझता है। तो डॉक्टर भी यही हैं, कंपाउंडर भी यही हैं, और देश की जनता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये बजट में क्या होने वाला है। शब्द इन्होंने जरूर बदले हैं, जो इनका गेम प्लान होता है, और ऐसे शब्द लाते हैं जिसको कि एक डॉक्टर ही समझ सकता है और एक कंपाउंडर समझ सकता है, जो दोनों यही हैं। जी, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और एक शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया, कैच। तो कैच ऐसे ही लोग कर सकते हैं क्योंकि ये समाज को भी जानते हैं, अर्थशास्त्र को भी जानते हैं, और समाज और अर्थशास्त्र को जानते जानते उन गरीब और वो जो हमारे ग्रासरूट लेवल पे लोग रहते हैं, जो दिन रात अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए, अपनी इकोनॉमी तो मजबूत कर नहीं पाते लेकिन भारत की इकोनॉमी जरूर मजबूत हो जाती है, विदेशियों की इकोनॉमी जरूर मजबूत हो जाती है, इन्वेस्टर्स की इकोनॉमी जरूर मजबूत हो जाती है। और वैसे लोग हमारे भारत में 60% हैं कि जो अपनी इकोनॉमी को, अपने जीवन को जीने के लिए दिन रात एक करते हैं, और दिन रात एक करने में उनकी पूरी जिंदगी खप जाती है, खत्म हो जाती है। मनोज जी, आपने एक बात बड़ी अच्छी कही, आमदनी 8 अन्नी और खर्चा रुपया। हम लोगों के घर में चर्चा होता था कि पैसा 8 अन्ना आ रहा है और खर्च 1 रुपये हो रहा है। तो आपने तो बिल्कुल वही बात कह दी कि पैसा जितना आ रहा है 8 अन्ना और खर्चा आप 1 रुपया कर रहे हैं। तो भाई वो पैसा सरकार क्या बताई है बजट में कि कहाँ से लाएगी? नहीं लाएगी तो बड़ी विडंबना है। क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, ये सिंपल सी चीज़ समझ में आती है कि अगर आप सही मायने में आप सीरियस अगर हैं 45 लाख करोड़ रुपया खर्च करने पर,
तो बिना कर्जा के आपके पास कोई उपाय नहीं है। 45,03,093 रुपए हैं लगभग जो वही हो, है। मैं हाँ। एक राउंड फिगर पे बात कर रहा हूँ। जी, जी, जी। तो आपका कर्जा के अलावा तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है। जी, जी, जी। ठीक है, आप वर्ल्ड बैंक से कर्जे पर जाएंगे, अन्य जगह से आप कर्जे मांगेंगे। तो अल्टीमेटली कर्ज जब आप इतना लेंगे, तो सरकार ने कभी भी ये नहीं बताया कि आप 21 लाख करोड़ का 22 लाख करोड़ का जो कर्जा लेंगे, इस 22 लाख करोड़ के कर्ज को आप किस तरह से पाटेंगे, किस तरह से इसको पूरा करेंगे, और आमदनी बढ़ाने के लिए आपने क्या विकल्प तैयार किए हैं। तो उसका कोई रोड मैप इस सरकार के पास नहीं है। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूं कि आज बजट पेश हुआ और भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले विश्व स्तर पर, विश्व बाजार में सबसे ज़्यादा निचले स्तर पर आ गया, 82 रुपये पर आज है। ठीक है, और अगर हमारा पैसे का मूल्यांकन गिरता है तो कहीं ना कहीं विदेश की जो कंपनियां हैं उसके लिए फ़ायदेमंद है। हमारे यहाँ से पैसे चले जाएंगे और उसके बदले हमारे पास डॉलर उतने नहीं आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और ये बजट का ये प्रभाव है कि आज आपने इसको देख लिया कि आपका रुपया निम्नतम स्तर पर चले गया। साथ ही साथ एक तरफ ये कहेंगे कि भाई ठीक है, हमारे बजट पेश होने से सेंसेक्स बढ़ गया, लेकिन आप देखिए निफ्टी गिर गया, 0.27% का गिराव हो गया निफ्टी में, 0.26% का गिराव हो गया। तो ये जो चीज़ हैं, अब जो अभी तक में मैंने समझा इन चीज़ों को, तो उससे ये समझ में आता है कि आपका जो ये बजट है, ये घाटे का बजट और सबसे बड़े घाटे का बजट है। और इस बजट से जब तक कि आप, और दूसरी एक और भी चीज़ आती है कि घाटे के अलावा पिछले साल जो आपने घोषणाएं की थी, अभी तक इन्होंने जितनी भी घोषणाएं की हैं, बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि उन घोषणाओं को ज़िंदगी में दोबारा नाम नहीं लेते हैं। इन्होंने कहा कि ये जो नोटबंदी की, ये ऐतिहासिक चीज़ होगा, ये सही में ऐतिहासिक हो गया। दोबारा आज तक ये लोग नोटबंदी के बारे में आज तक किसी भाजपाई को आप चर्चा करते नहीं देंगे, सरकार कभी चर्चा नहीं करती है। इन्होंने जीएसटी की बात कही थी, जीएसटी के बारे में आज ये कभी चर्चा नहीं करते हैं। ठीक है, इन्होंने बुलेट ट्रेन की चर्चा की थी, आज कभी ये बुलेट ट्रेन की चर्चा नहीं करते हैं। इन्होंने सी प्लेन उड़ाया था, समुद्र में प्लेन उड़ाने की बात की थी, मोदी जी उद्घाटन किए थे, अब ये सी प्लेन की चर्चा कभी नहीं करते हैं। इन्होंने स्मार्ट विलेज की बात की थी, आज इनके विधायक सांसद से आप पूछ लीजिए, कोई गांव का नाम बताने के लिए तैयार नहीं है कि किसको इन्होंने गोद लिया था। इन्होंने स्मार्ट सिटी की बात की थी, आज स्मार्ट सिटी पर इन्होंने चर्चा बंद कर दी। इन्होंने स्टार्टअप की बात की थी, आज भारत में स्टार्टअप की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। आप किसी जीएसटी के व्यक्ति से जाकर पूछिए, जो सर्वे करते हैं, जो इंडस्ट्री का सर्वे करते हैं, जो असेसमेंट करते हैं, आप उनसे पूछिए कि एमएसएमई जो स्टार्टअप में जितनी भी चीज़ें खुली, आज उनकी स्थिति क्या है। इन्होंने मनरेगा में आज 28,000 करोड़ की कटौती कर दी। मनरेगा एक ऐसी चीज़ थी जो कोविड में इस देश को अगर किसी ने बचाया भुखमरी से, तो वो मनरेगा था। आज मनरेगा में आपने कटौती कर दी। इसका मतलब कि जो निचले स्तर के एकदम गरीब हैं, मजदूर हैं, उनके हाथ में पैसा नहीं पहुंचेगा, और आपकी मंशा नहीं है कि पैसा उनके हाथ में पहुंचे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को लेकर आप कभी भी देश की प्रगति की बात नहीं कर सकते, आप चंद कॉर्पोरेट की प्रगति की बात कर सकते हैं। मनोज जी बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अगर हम करते हैं तो अकाउंट में जाएगा, लेकिन किनके अकाउंट में जाएगा? जब वो काम करेंगे तब उनके अकाउंट में जाएगा। तो जो हमारे किसान और मजदूर जो मनरेगा में काम करेंगे, अगर हमने उसमें बजट कम कर दिया है, तो यानी कि हम उतना बजट उनको कम देंगे, उनको कम पैसा जाएगा अकाउंट में, तो स्वाभाविक है उनकी आर्थिक स्थिति तो पहले ही से डवाडोल है, चरमराई हुई है। अगर हमने थोड़ा भी सपोर्ट नहीं किया तो फिर वो किस किनारे लगेंगे? ये तो बड़ी सोचनीय बात है। मनोज जी, एक आप खिलाड़ी हैं, आप अपने प्रधानमंत्री से और अपने वित्त मंत्री से क्या कहना चाहेंगे इस बजट को लेके? क्योंकि आपकी सरकार भी बजट बनाने वाली है, आपकी क्या हमारी सरकार भी, हमारे राज्य की सरकार भी बजट बनाएगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे अभी के, क्योंकि अभी 10-15 दिन एनालिसिस होता रहेगा बजट पे, तो आप क्या कहेंगे फाइनेंस मिनिस्टर से और प्रधानमंत्री से, जिस चीज़ को बजट में इंट्रोड्यूस करें और आपकी बात उन तक पहुँचे, तो उस बातों को इंट्रोड्यूस करके जनता तक वो लाभ पहुँचा सकें? मैं देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर आप आज़ादी के पहले के भारत को देखें तो विश्व के व्यापार में हमारा प्रतिशत 47 से 48% का कंट्रीब्यूशन था। आज विश्व के व्यापार में हम कहाँ हैं? हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है? वियतनाम, ताइवान, सिंगापुर जैसे छोटे छोटे देश हैं, ये आज कहीं ना कहीं हमको, बांग्लादेश हमको सुपरसीड कर गया। आप विश्व बाजार में उनके रुपये की वैल्यू को डॉलर से अगर कंपेयर करें या भारतीय रुपये से कंपेयर करें, तो आज वो हमारे बराबर पर या हमसे ऊपर आकर खड़े हैं। तो ऐसे परिस्थिति में जब तक कि हम अपने व्यापार को विदेशों में नहीं पहुंचाएं, हमारा यहाँ पर जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, जैसे अगर आप चाइना की बात करते हैं, आज चाइना की ग्रोथ की जब बात की जाती है, तो चाइना ने घर घर में इंडस्ट्री खोला और उसको बाहर भेजने का काम किया।
तो ऐसा नहीं है कि बाहर से किसी को बुलाकर अपने यहाँ प्रोडक्शन करवाया। तो जब तक हम इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देंगे, और सरकार से मेरा यही आग्रह होगा, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, मेरा ये आग्रह होगा कि आप हमारे देश के व्यापारी, हमारे देश के किसान, इनके प्रोडक्ट विदेश में कैसे जा सकें, उसके लिए क्या रोड मैप आपने बनाया। अगर उसका रोड मैप आप बना पाएँ तो मुझे लगता है कि ये देश वापस सुनहरे काल में आ सकता है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। कोविड के समय में पूरे विश्व परेशान था, पूरे विश्व की स्थिति खराब हुई थी, लेकिन उस समय में हमारे देश के चंद बिजनेसमैन का ग्रोथ 300 से 350% का हुआ। लेकिन हमारे देश में जो उसी ड्यूरेशन के अंदर में जो हम कहते हैं BPL की संख्या 20 से 25 करोड़ बढ़ गई। तो अब ये बड़ा अजीब विडंबना है कि एक तरफ बिजनेस में बड़े उद्योगपतियों का 350% का ग्रोथ हुआ, यानी आपके पास स्किल था, आपके पास प्राकृतिक संसाधन थे, आपके पास बाकी व्यवस्थाएं थीं, तभी 350% का ग्रोथ हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ 20 से 25 करोड़ BPL की संख्या बढ़ गई। इसका मतलब है कि पैसे का जो वितरण होना चाहिए वो सही नहीं हुआ, वो एक्यूमुलेट हो गया और एक ही जगह पर एक्यूमुलेट हुआ। यानी हमारे देश के पास में क्षमताएं हैं, हमारे देश के 120 करोड़ जनता के पास क्षमताएं हैं इस देश को थामने के लिए, लेकिन इस सरकार के पास ये विज़न नहीं है कि इस पैसे का वितरण 120 करोड़ के पास बराबर तरह से कैसे किया जाए। जब तक उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे तब तक हमारे देश में कभी भी जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं, चाहे हम विश्व गुरु की बात कर लें, चाहे आर्थिक व्यवस्था में हम अपने को कितने भी ट्रिलियन का बता लें, या आपसे संभव होने वाला नहीं है जब तक हम इसको फोकस नहीं करेंगे। खिलाड़ियों के लिए या खेल मंत्री को खेल के ऊपर अब क्या कहेंगे कि आपका विभाग उससे मजबूत हो, और क्योंकि आप लोग पुरोधा हैं, आपके बाद आने वाले हज़ारों खिलाड़ी मेडल लेकर आएंगे और मनोज यादव जैसे हमारे शाइनिंग स्टार का नाम लेंगे, तो आप क्या अपील करेंगे कि खेल पर क्या करे सरकार, राज्य या केंद्र दोनों? खेल हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, इसका आकलन हम कैसे करते हैं? तो जब ओलंपिक का खेल होता है तब हम देखते हैं कि हमारे देश को गोल्ड मेडल क्या मिला, कितना मिला, और मेडल के आधार पर हम तय करते हैं कि हमारे देश में स्पोर्ट्स अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है। अगर कोई एक गोल्ड मेडल मिल गया तो मुझे लगता है कि पूरे देश के मंत्री उसके साथ फोटो खिंचा लेते हैं। ज़रूरत इस बात की नहीं है, ज़रूरत इस बात की है कि खेल के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है निचले स्तर पर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट कर पाएँ और देश के ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को हम खेल से जोड़ पाएँ, संगठित खेल से जोड़ पाएँ, जिसमें प्रॉपर ट्रेनर से लेकर, क्योंकि अगर इस देश में अगर आप संगठित खेल की शुरुआत अगर कर दें तो मुझे लगता है कि लाखों नौकरियां आप जनरेट करेंगे, क्योंकि खिलाड़ी फिर नौकरी में आएंगे, वही ट्रेनर बनेंगे। ठीक है, तो उनके रोजगार को और इन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं आपको रोजगार से जोड़ना पड़ेगा। खिलाड़ियों को जब तक आप रोजगार से नहीं जोड़ेंगे, खिलाड़ियों की क्षमता का आकलन आप उसको कहीं ना कहीं फायदे से नहीं करेंगे, तो आपके देश में इसका विकास हो पाना संभव नहीं है। क्योंकि भुखमरी के इंडेक्स पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो हमारा देश सबसे निचले स्तर पर खड़ा है आज भी। तो वैसे स्थिति में आप चाहेंगे कि आप ओलंपिक का गोल्ड मेडल ले आएँ, तो ये असंभव लगता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। देखिए, आज ये बजट के चर्चा पर इन्होंने अपने खिलाड़ी होने के दृष्टिकोण से बजट के ऊपर चर्चा किया है, और क्योंकि ये समाज के उन सब तबकों से जुड़े हुए हैं जो ग्रासरूट लेवल के लोग हैं, 65% आबादी का रिप्रेजेंटेशन मनोज यादव जी करते हैं, और इन्होंने बताया कि खेल के साथ एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार से मेरी भी अपील यही होगी जो इन्होंने अपील की है अपने वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री से, मेरी भी अपील होगी यहाँ के राज्य सरकार, मुख्यमंत्री और यहाँ के राज्य वित्त मंत्री से भी, कि आप लोग खेल के बजट को बढ़ाइए, खिलाड़ी के भविष्य को सुनिश्चित करिए और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाइए। बाकी आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया बहुत दिन तक तो नहीं चलेगा। आज के बजट में और चर्चा में मनोज यादव जी को पार्टिसिपेट करने के लिए और साथ होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इंडिया टीवी ऑनलाइन चाहती है कि खिलाड़ी जब खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन जब मजबूत होगा खिलाड़ी तभी मजबूत होगा देश। जब मजबूत होंगे हमारे ग्रामीण लोग, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, तभी विकसित होगा भारत। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।